हूँ इस शनिवार और रविवार को खूब मस्ती किए हो। थोड़ा सा काम आ गया था पता है, इसलिए इस रविवार को आप लोगों के लिए जो अरेबियन नाइट्स से जो हम बच्चों के अरेबियन नाइट्स के जो दो अभी तक दो या तीन दो कहानी जो हम पढ़े हैं उसके अगली जो कहानी है वो मैं आप लोगों के लिए ला नहीं पाई, तो इसलिए आज सोची कि चलो आज ही आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं छोटो देर अरब रजनी यानी कि बच्चों की अरब रजनी या अरेबियन नाइट्स फॉर किड्स। इस किताब से हम पढ़ रहे हैं और इस किताब के जो लेखक है वो है अंजन घोष। मतलब उन्होंने मतलब ढूंढ के लाए हैं, आई सपोज, है ना, कि वो मतलब चुने हैं कौन कौन सा सही है बच्चों के लिए ऐसा। तो इस किताब के प्रकाशक है श्रीमती लीला सरकार। इस किताब के जो कवर पेज है वो बनाए हैं शैलेश पाल और संपादना किए हैं श्री सुजीत कुमार नाग। तो चलो बच्चों पहले एक बार देख लेते हैं कि तीसरी जो कहानी है वो कौन सी है। हाँ, सिंदबाद की द्वितीय वाणिज्य यात्रा यानी कि सिंदबाद की द्वितीय वाणिज्य यात्रा, ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि सिंदबाद की द्वितीय जो वाणिज्य यात्रा है उसमें क्या हुआ, है ना। अगले दिन ठीक नियम जैसे उन्होंने बोला था, सिंदबाद जैसे बुलाए थे वैसे ही अगले दिन उनके मकान पे, उनके घर पे सारे लोग उपस्थित हो गए और सिंदबाद सबको दावत भी दिए और सिंदबाद अपनी द्वितीय जो वाणिज्य यात्रा है उसकी कहानी बोलना वो शुरू कर दिए। तो वो बोले, दोस्तों, पहले वाणिज्य यात्रा से जब मैं वापस आया उसके बाद मुझे जाने का कोई इच्छा नहीं था, पता है, लेकिन ये जो मन है ना ये फिर से मुझे समुंदर की तरफ खींच के लेके गया और आखिरकार फिर से बहुत सारे चीजों को खरीद कर मैं दूसरी बार के लिए वाणिज्य यात्रा के लिए निकल पड़ा। तो धीरे धीरे बहुत सारे देश विदेश घूमने लगा मैं। एक जहाज करके मैं घूमने लगा और वो जहाज, वैसे मेरा मतलब ये जो जहाज है एक मैं बोल दूं, ये जहाज भी सिंदबाद का खुद का नहीं था। उन्होंने उसमें चढ़ के विभिन्न जगह पे बहुत सारी जगह पे वो घूम रहे थे, वाणिज्य कर रहे थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो जहाज एक सुंदर सी द्वीप में आकर रुक गया। तो सिंदबाद बाकी लोगों के साथ ही उस द्वीप में वो उतर गए और चारों तरफ वो घूमते रहे। उस द्वीप में खूब सारे फल और फूलों के पेड़ थे जो बहुत सुंदर खिले हुए थे। तो वो भी ऐसे देखते देखते इधर उधर देखते देखते वो बहुत अंदर की तरफ वो चले गए और सबसे ज्यादा वही शायद मुग्ध हो गए थे। और इस चक्कर में वो इतने दूर चले गए और इतने वो अ, थक गए कि आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे सो गए। जब उनकी नींद टूटी तो भैया उनको ये पता चला कि उनको ये पता चला कि भाई उनको छोड़कर ही जहाज चली गई है। तो फिर क्या हुआ, चलो सुनते हैं, जानते हैं सिंदबाद की जुबानी, है ना। तो मन तो मेरा थोड़ा सा खींच गया, इधर उधर में दौड़ना शुरू कर दिया। फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़ के चारों तरफ देखने लग गया मैं। कहीं पर कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ पानी और पानी चारों तरफ। तो मैं तो हताश हो गया। तो फिर उस तरफ से, पानी की तरफ से आंख फिर फेर के द्वीप की तरफ मैं देखने लग गया। तो देखते देखते मुझे थोड़े दूर में एक सफेद अंडे की तरह ना एक बहुत बड़ा सा सफेद एक मकान दिखा। तो मैं तो भैया जल्दी जल्दी पेड़ से उतर के उसी के तरफ मैं भागने लग गया। पर पर वहां पर आकर भाई ये समझ में आया दोस्त कि वो जिसको मैं अंडे की तरह बहुत विशालाकाय एक मकान सोच रहा था ना, वो सही में एक अंडा ही है जो समझ लो 50 फीट से भी ज्यादा चौड़ा हुआ होगा भाई।
तो तब तक तो दिन लगभग ढल चुका था। इसी बीच अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और मैं देखा कि एक विशाल, एक बहुत बड़ा सा एक पंछी आसमान को पूरा अंधेरा करके मेरे ही तरफ उड़ के आ रहा है। तो तब मुझे याद आया कि मैं जहाजी लोगों के पास से सुना था कि एक प्रकार का पंछी होता है जो बॉक पाखी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोग अगर कभी श्री कृष्ण के बाल लीला पढ़े हो या सुने हो तो उसमें भी एक राक्षस था जो श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में मतलब उस उनके ऊपर हमला करने आया था, आई थी, जिसको कहा जाता है बौक राक्षस। मैं ऐसे बौक राक्षस ऐसे मैं बांग्ला में बोली, आप हिंदी में कैसे बोलोगे? एक्चुअली तब जो प्रोनाउंसिएशन था वो हिंदी और बांग्ला का खिचड़ी हो गया था। तो हिंदी में आप बोलोगे बौक राक्षस, मतलब बक राक्षस। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, चलो कहानी में चलते हैं। तो नाविकों के मुंह से मैं सुना था, मुझे उनसे पता चला था एक पक्षी के बारे में। लग तो रहा था कि ये वही है और जरूर अपने अंडे के लिए इधर आ रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी उस अंडे के पीछे ही छुप गया और देखते देखते वो पंछी उड़ के आकर उस अंडे के ऊपर बैठ गया। मैं तब मन ही मन यहाँ से कैसे उद्धार पाऊं यही सोचते सोचते फिर मेरे दिमाग में एक बुद्धि या उपाय आया और मैंने क्या किया, मेरे माथे का जो पगड़ी है ना उसको खोलकर अच्छे से उस पंछी के पैर के साथ खुद को बांध लिया। भोर होते ही वो उड़ चला और मैं बंधा हुआ उसके पैर के साथ मैं भी चलने लग गया। उड़ते उड़ते भाई कितने दूर कितने देर उड़ा उस पंछी के साथ पता नहीं, लेकिन अचानक से मुझे ये पता चला कि वो नीचे उतरना शुरू की है और एक वो बहुत बड़ा सा पर्वत के उपत्यका, मतलब दोनों पर्वत के बीचों बीच जो निचला हिस्सा होता है वैसे एक जगह पे वो आकर रुक गया और मैं भी तुरंत पगड़ी के जो बंधन है उसको खोलकर खुद को पंछी के पैर से मुक्त कर लिया। अब पंछी को तो कुछ मालूम ही नहीं चला है। तो पंछी एक बहुत बड़ा सा अजगर जो है उसको मुंह में लेकर वो उड़ के चला गया। मैं तब उठकर बैठा, चारों तरफ का मुआयना करने के लिए देखने लगा। तो जो दृश्य मैं देखा भाई दोस्त क्या बोलूं, मैं तो डर के मारे मैं कांप उठा। जिस तरफ भी देखो पूरा का पूरा कोई लोग नहीं है, कोई पूरा खाली है, वो द्वीप है और बहुत मतलब सही बोलूं, मतलब इससे तो अच्छा था, मतलब जिस तरफ भी मैं देखूं मतलब जो मुझे दिखा उससे तो वो द्वीप ही अच्छा था जहां से वो इस पंछी से मैं मिला था, है ना। क्यों? क्योंकि ये भी खाली है। लेकिन ये भी खाली था, लेकिन चारों तरफ आसमान को भेद कर कर बड़ा बड़ा पहाड़ है और इतना वो मतलब इतना सीधा वो पहाड़ चढ़ा है कि उसको देखकर समझ में आता है कि भाई इसको रेंगते हुए या इसके ऊपर उठकर मैं उसको पार नहीं कर सकता। तो अब और एक थोड़ा सा क्रैक भी नहीं है, मतलब कहीं पर कुछ फटा हुआ भी नहीं है कि जहां पर मैं अपना पैर डालूं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगूं। भाई मैं तो हताश हो गया और इधर उधर घूमने लग गया। तो चारों तरफ मुझे छोटा बड़ा खूब सारे हीरो का हीरे मिले। मैं जब उसको परीक्षा की, निरीक्षण किया तो पता चला वो सारे ना अजगर के मतलब माथे की मणि है। वो जो वक जो पंछी है ना उसके डर से वो सांप लोग क्या किए हैं, अपना मणि छोड़कर पहाड़ की गुफा के अंदर वो लोग छुप के रहते हैं और रात होने के बाद ही वो खाने के लिए खाना जुगाड़ करने के लिए निकलते हैं। तो मैं रात को एक गुफा के अंदर गया और गुफा का जो मुंह है वो पत्थर से अच्छे से बंद करके मैं सो गया। लेकिन भाई बाहर से वो जो सांपों का जो
ऐसा जो आवाज होता है ना, उससे भाई नींद काहे आएगा। कुछ नहीं आया। तो अगले दिन भोर होते ही मैं उठकर बाहर आया और देखा कि अचानक से चारों तरफ से ना बड़े बड़े मांस का टुकड़ा नीचे गिर रहा है, मतलब मेरे सामने आगे गिर रहा है। तो मैं तो अबाक होकर देखने लगे और सोचने लगे यार ये क्या है। तो अचानक से याद आया कि मैंने एक कहानी में सुना था कि हीरो के जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो दुर्गम स्थान से ऐसे ही हीरो को अपने मतलब संग्रह करते हैं, ऐसे ही लेते हैं। वे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मांस का जो टुकड़ा होता है ना, उसके ऊपर गोंद चिपका देते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। तो उससे होता क्या है, उस गोंद के कारण हीरे उसमें जकड़ जाते हैं और उन मांस के जो टुकड़े हैं, टुकड़ों को खाने के लिए ईगल जो होता है, वो उसको चुन के अपने घोंसले में लेके जाने की कोशिश करते हैं। जहां तक वो लोग लेके अपने घोंसले तक जाते हैं, ये जो व्यापारी हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लठ देकर उन सारे ईगलों को भगा देते हैं और फिर वो सारे जो हीरे हैं उनको ले लेते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ बड़े बड़े हीरे संग्रह करके अपने थैले में रख लिया और फिर एक मांस के टुकड़े के साथ फिर से खुद को बांध कर चुपचाप लेटा रहा। तो एक बड़ा सा ईगल मुझे ना मांस का टुकड़ा समझकर अपने घोंसले तक लेके चला गया और इस तरह वो जो व्यापारी लोग हैं वो लोग तो लठ वगैरह लेकर दौड़ के आए और ईगल को डरा के भगा दिए। तो मैं तब खुद को मुक्त कर लिया। लेकिन ये जो व्यापारी लोग हैं ना, वो लोग मुझे देख के पहले तो अबाक हुए। फिर उनको ये लगा कि भाई ये हमारे रोटी रोजी पे भाग जमाने आया है। तो मैं तब मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आफत है, आफ्ता आई है, मैं सारे बोल के तब जब मैंने बोला तो तब जाके वो लोग शांत हुए। इसके बाद कुछ दिन वहां पर वो लोग रुके और उनके साथ और फिर सिंदाबाद घर वापस आ गए और घर वापस आके सिंदाबाद बहुत सारे हीरो को बेच दिए और बहुत लाभ, यानी कि बहुत मुनाफा वो कमाए थे और उसी पैसे का थोड़ा हिस्सा उनके जुबानी वो आ, जरूरतमंदों को दान में दे दिए थे और फिर बाकी लेकर वो खुश खुशी खुशी अपना दिन बिताने लग गए। इस कहानी को खत्म करने के बाद सिंदबाद हिंदबाद को 100 मुहर दिए और बोले, कल आना दोस्त, मैं तुम्हें मेरे जो तीसरी जो वाणिज्य यात्रा है उसकी कहानी जरूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों बच्चों, इसके बाद क्या कहानी है वो तो हम अगले हफ्ते सुन लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहना। टाटा।